नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर आए आज का गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। शुरुआत हम कर रहे हैं पंजाब की खबर से। मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब बड़ी खबर यह आ रही है कि उनके शव का पोस्टमार्टम हो गया है। ये पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है जया कि मूसेवाला के शरीर में 24 गोलियां लगी हैं। बिल्कुल, और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जिसमें कि एक गोली उनके सिर में भी लगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ज्यादा खून बहने से उनकी मौत की आशंका है। वहीं अब विसरा के नमूने को जांच के लिए भेज दिया गया है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मूसेवाला की मौत हो गई थी। तो बेहद दर्दनाक ये हत्या की गई और जो सूत्र बता रहे हैं अब पोस्टमार्टम हो गया है। 24 गोलियों के निशान उनके शरीर में मिले हैं, जिसमें एक उनके सिर में भी वो जख्म मिला है और ये भी पता चला है कि खून ज्यादा बहने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। और जिस थार गाड़ी को जया वो चला रहे थे उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। उसमें ड्राइवर सीट जहां पर खुद सिद्धू बैठे हुए थे, क्योंकि वो खुद ड्राइव कर रहे थे, उस गाड़ी के जो शीशे थे सामने से ड्राइविंग सीट पर, वहां पर भी जो गोलियों के निशान थे, कम से कम 8 से 9 गोलियां जो है डायरेक्ट वो टारगेट करके मारी गई थी। बिल्कुल, और उस दिन जो है वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी ना ले जाके ये थार गाड़ी ले गए थे जिसमें उन पर हमला किया गया। मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त मानसा में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधा फोन लाइन पर। मुकेश, इस पोस्टमार्टम से जुड़ी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? परिवार भी लगातार मांग कर रहा है एक न्यायिक जांच की, अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास खासतौर से इस पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई? देखिए, सिद्धू मूसेवाला के परिवार की 2 बड़ी मांगे थी। पहली मांग ये थी कि डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए, तो और दूसरी मांग ये थी कि इस पूरे मामले की जांच जो है किसी जज से कराई जाए। तो दोनों मांगों को सरकार ने कल मान लिया था, जिसमें कल जो मानसा का हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, वहां पर उनका 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, जिसमें ये बात साफ हुई कि करीब उनको 2 दर्जन गोलियां मारी गई हैं। उनके शव में 2 दर्जन गोलियों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं। इसके अलावा एक गोली उनके सिर में फंसी हुई मिली, जिसको निकाल दिया गया था। उनकी जो मौत का कारण है वो ये बताया जा रहा है कि गोलियां लगने से खून का ज्यादा बहना, इस वजह से उनकी मौत हुई और जो उनका विसरा है वो आगे की जांच के लिए भेज दिया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में न्यायिक जांच की जो मांग थी परिवार की, उसको मान लिया है और पंजाब हाईकोर्ट के जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे और ये न्यायिक जो आयोग है वो उसको गठित कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले की जांच वही करेंगे। आज करीब 8:15 बजे के बाद जो सिद्धू मूसेवाला का शव है वो मानसा के सिविल हॉस्पिटल से उनके घर के लिए रवाना होगा और करीब 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके घर के बाहर हजारों की संख्या में हमने कल देखा कि किस तरह से उनके घर के बाहर और अंदर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। पैर रखने की वहां पर जगह नहीं थी। पूरा घर, बहुत बड़ा घर है उनका, गांव के बाहर पूरा घर खचाखच भरा हुआ था और घर के बाहर जो खेत हैं वहां भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। तो आज भी ऐसा माना जा रहा है कि इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब से और पंजाब के बाहर से बड़े पैमाने पर लोग आने वाले हैं जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, क्योंकि वो पंजाब में काफी लोकप्रिय गायक थे। भले ही ये आरोप लगते रहे हों कि उन्होंने गन कल्चर को बढ़ावा दिया या गन कल्चर से जुड़े हुए गाने गाए, लेकिन उनके गाने बहुत फेमस थे और पंजाब में जो बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से वो बता रहे हैं जया कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत शोहरत हासिल कर ली थी। मात्र 28 साल सिद्धू मूसेवाला की उम्र थी और जिस तरह से लगातार उनके गाने एक के बाद एक हिट हो रहे थे, वो एक बड़ा नाम हो चुके थे पंजाब की जो संगीत इंडस्ट्री है खासकर वहां पर। और इसीलिए जब उनकी हत्या की खबर आई तो सभी सख्ते में थे और एक के बाद एक कई बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ पर उनके इस हत्या को लेकर अफसोस जताती हुई नजर आई। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला है उनका परिवार आखिरकार यहाँ पर खबर ये भी आ रही है कि अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। इससे पहले न्यायिक जांच की मांग को लेकर परिवार ने इनकार कर दिया था कि वो तब तक अंतिम संस्कार मूसेवाला का नहीं करेंगे जब तक कि न्यायिक जांच नहीं होगी। आज अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब तक इस मामले उत्तराखंड से जो खबर यह भी आ रही है कि 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है। राज्य सरकार ने हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है।
और पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। मुकेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मुकेश, यहाँ पर अंतिम संस्कार को आखिरकार परिवार तैयार हो गया है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, लेकिन किस तरह की तैयारियां हैं और कब तक अंतिम संस्कार होने की बात पता चल रही है? आज दोपहर तक हो जाएगा क्या? देखिए, 8:15 बजे सिद्धू मूसेवाला का शव मानसा के सिविल हॉस्पिटल से उनके घर के लिए रवाना होगा। वहां से ये दूरी करीब 7 किलोमीटर है और जो उनका घर है वो मूसे गांव में है, इसलिए उनका नाम मूसेवाला है। मूसे गांव में हमने कल देखा कि किस तरह से उनके घर में और घर के बाहर हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद थे और आज भी ये उम्मीद की जा रही कि बड़े पैमाने पर लोग वहां पर आने वाले हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला पंजाब में एक लोकप्रिय गायक थे। भले ही उन पर आरोप लगते रहे हों कि उन्होंने गन कल्चर से जुड़े हुए गाने गाए या हिंसा को बढ़ावा दिया, लेकिन उनके गानों को यहाँ पर युवा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आने वाले हैं। करीब 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा और उसे देखते हुए पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास और बरनाला रोड पर काफी ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किया है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। इसको देखते हुए बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर पूरा जो परिवार सिद्धू मूसेवाला का वो अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। उनकी दोनों ही मांगे कल पंजाब सरकार ने मान ली थी। दोनों मांगे मान ली हैं पंजाब सरकार ने। मुकेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा था कि क्यों सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी को घटा दिया गया। 424 लोगों की लिस्ट थी, उसमें ये नाम भी था, और ये लिस्ट क्यों सार्वजनिक कर दी गई? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है मुकेश कि उनके पास 2 अभी सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, उनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, बावजूद उसके वो अपनी थार गाड़ी लेकर गए, खुद ड्राइव कर रहे थे, 2 पुलिसकर्मी घर पर छोड़ गए थे। इसके बारे में परिवार क्या कह रहा है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है और उसको लेकर कल कांग्रेस ने मानसा के अंदर एक लंबा प्रोटेस्ट मार्च निकाला था शाम को, और यही सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को जब थ्रेट था और ये पहले से मालूम था कि उन पर हमला हो सकता है, उनको लगातार बड़े बड़े गैंगस्टर से धमकियां मिल रही थी, तो आखिर उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ क्यों की गई? दूसरा, जब वो घर से निकले तो 2 सुरक्षाकर्मी जो उनके पास थे सरकारी, उनको भी वो घर पर छोड़ गए और अपनी बुलेट प्रूफ कार को भी घर पर छोड़ गए। इसको लेकर भी पंजाब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये ऐसा क्यों किया गया। इसको लेकर जांच जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई, जिन पर ये आरोप है और वो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ में बंद है, ये मूसेवाला की हत्या के पीछे जिम्मेदार लॉरेंस बिश्नोई को माना जा रहा है और कोर्ट में याचिका उन्होंने दाखिल की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उसने ये याचिका दाखिल करके पंजाब पुलिस की हिरासत में ना भेजा जाए, उसने इस याचिका में कहा है। और ये आशंका जताई है कि अगर उसको पंजाब पुलिस के अंतर्गत उसके कस्टडी में भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं उसे डर है कि पुलिस उसका एनकाउंटर करा सकती है। मकोका केस में तिहाड़ जेल में इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई बंद है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स आशीष भार्गव का। आशीष, ये जो लॉरेंस बिश्नोई ने याचिका दाखिल की है उस बारे में बताएं और वो किस मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि एक तरह से ये भी खबर सामने आई थी, पुलिस का कहना था कि जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। जी देखिए, अदिति मकोका के केस में बंद है, यानी सिंडिकेट चलाने के और बहुत सारे अपराध करने के मकोका के केस में वो बंद है। पटियाला हाउस कोर्ट में उसने एक अर्जी कल लगाई थी और कहा था कि पंजाब पुलिस उसको रिमांड पर लेना चाहती है, उसे रिमांड पर ना भेजा जाए, एनकाउंटर की आशंका भी जताई थी। और साथ ही कहा था कि अगर पंजाब पुलिस को उससे पूछताछ करना चाहती है तो वो तिहाड़ में आकर फिजिकली पूछताछ कर सकती है, या फिर कोर्ट अगर ऐसी व्यवस्था कर दे कि उसको सिक्योरिटी मिले और अच्छी तरह से उसे उसके साथ बर्ताव हो तो कोर्ट आगे बढ़ सके। इस तरह की प्रार्थनाएं उसने लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने सुना नहीं है इस केस को, क्योंकि यहाँ पर एक कानूनी पेच है कि अगर पंजाब की कोई अदालत प्रोडक्शन वारंट जारी करती है तो दिल्ली की निचली अदालत उसको कैसे रोके, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर अब जो उसके वकील कह रहे हैं लॉरेंस के कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल कोई राहत नहीं है, कोई रियायत नहीं है, और इस तरीके से अगर किसी दूसरी पुलिस के केस में वांटेड है और लोअर कोर्ट प्रोडक्शन वारंट जारी करती है तो दूसरे स्टेट की लोअर कोर्ट उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, उस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है।
तो फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में इस तरह की मांग करेंगे और हाई कोर्ट क्या रियायत देगा। आमतौर पर जिस तरीके के केस हैं, मकोका का जो केस है वो काफी गंभीर इसलिए होता है कि एक सिंडिकेट चलाने का ये केस होता है जिसमें कम से कम 2 चार्जशीट 10 साल में फाइल हुई हो। तो लिहाजा मकोका का ये केस है, एक सिंडिकेट चलाने का आरोप है और ऐसे आरोपी जिसके ऊपर कई राज्यों में केस है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और इतने संगीन जो एक हत्या हुई है 29 मई को उसका आरोपी है। तो क्या कोई अदालत कोई राहत कोई रियायत ऐसे मामले में किसी गैंगस्टर को दे सकती है, ये बड़ा सवाल है। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ जो गैंगस्टर है बिश्नोई, उसने याचिका दाखिल की है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में। उसको इस बात का डर है कि अगर पुलिस कस्टडी, पंजाब की पुलिस की कस्टडी उसको उसमें भेज दिया जाता है, फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में मकोका के तहत वो बंद है, तो उसको डर है कि कहीं उसका पुलिस एनकाउंटर ना कर दिया जाए आदिति। इसीलिए जो है पंजाब में यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में उसने याचिका दाखिल कर दी है। बिल्कुल जय, और आज बहुत कुछ होने वाला है इस मामले में, क्योंकि अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लिए एक बहुत ही कठिन लम्हा आज होने वाला है, और वो जब होगा, उनके बहुत ज्यादा लाखों फॉलोअर्स हैं जया उनके, तो ऐसे में वो जो एक घड़ी होगी वो भी देखना होगा। और कई गिरफ्तारियां हुई हैं, उसको लेकर भी अब अपडेट हम देंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। कल सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए के फर्जी लेन देन का आरोप है। आम आदमी पार्टी इसे उत्पीड़न की कार्रवाई बता रही है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है ये भी याद दिला रही है कि जनवरी में ही अरविंद केजरीवाल ने ये बात कह दी थी कि ईडी जो है वो सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है। तो अब ये जो राजनीति है दिल्ली और केंद्र की, वो एक बार फिर से गर्मा गई है। और यहाँ पर अदिति, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें पहले से ही इस बात की आशंका थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है सत्येंद्र जैन को। ऐसे में उनकी ये गिरफ्तारी की आशंका आम आदमी पार्टी को पहले से ही थी। 8 साल पुराना मामला है और ये फर्जी केस बता रही है आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के खिलाफ। ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। अपने स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी को फर्जी मामले का नतीजा बताते हुए आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सत्येंद्र जैन हिमाचल के प्रभारी बनाए गए थे, इसलिए उनके खिलाफ चुनावों से पहले बीजेपी सरकार ने ये कार्रवाई की। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है, और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी, बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि 8 साल से ऐसा फर्जी केस चलाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने लिफाफा कंपनियों की मार्फत 4.81 करोड़ का संदिग्ध लेन देन किया, जिससे संपत्ति खरीदी गई। मामला 2018 का है, जिसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया है। उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, कायदे से जैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला कारोबार के अपराध में आज गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं ईमानदार? केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं ईमानदार? क्यों कर रहे थे हवाला कारोबार? और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हवाला कारोबार करने का ये मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो इनको सह दे रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी भी नैतिकता के तहत इस्तीफा देने की सोचेंगे? पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में अपने ही मंत्री को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करवाने वाली आप दिल्ली में घिरी हुई है। जाहिर है वह इस आरोप से आक्रामकता के साथ लड़ रही है। इस बीच फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्र सरकार विरोधियों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल सत्येंद्र जैन को
यहीं ईडी के दफ्तर में रखा गया है, जो ईडी का मुख्यालय है यहीं पे रखा गया है। और पूछताछ के लिए उन्हें पहले भी कई बार बुलाया गया था। ये बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 बार पहले पूछताछ हो चुकी है और आज जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, दिन के वक्त में करीब 11-12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, तो शायद ईडी के अधिकारियों को लगा होगा कि जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है, गिरफ्तारी की बात ईडी ने कही है और फिलहाल सत्येंद्र जैन को यहीं पे रखा गया है। तो एक बार फिर से इस मामले पर राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का प्रभारी उनको बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में एक बार फिर से अब जो चुनावी सियासत जो है वो यहाँ पर गर्माती हुई दिख रही है। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, विपक्षी पार्टियां इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी, क्योंकि इसमें भी ईडी शामिल है और ईडी जो है पहले भी कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, आम आदमी पार्टी का कहना है, जिसमें कि फर्जी केस वो बता रही है। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीता, ये पूरा मामला क्या है? आम आदमी पार्टी तो इसे फर्जी केस बता रही है, 8 साल पुराना ये केस है कि ईडी कई बार बुला चुकी है, कोई ऐसे सबूत नहीं मिले। आप बताएं पूरा मामला क्या है जिसमें गिरफ्तारी हुई है? जय, ये सीबीआई का ओरिजिनल केस था, उसका ऑफशूट जो है ईडी ने केस रजिस्टर किया था। जहां तक सीबीआई का सवाल है, सीबीआई ने 2017 में एलिगेशन लगाया था मिस्टर सत्येंद्र जैन पर कि उन्होंने 1.62 करोड़ की संपत्ति जो है, आय से ज्यादा जो है वो इकट्ठी की है। उनकी वाइफ पूनम जैन का भी जिक्र था सीबीआई की एफआईआर में। जैन मेंबर्स यानी जैन परिवार के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने 4 कंपनियां फ्लोट की हैं, जिनमें 11.78 करोड़ 2011 और 12 में इकट्ठा किया था और 4.63 करोड़ 2015 और 16 में जो है लॉन्डर किया था। ये आरोप हैं सीबीआई के। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो फर्जी कंपनियां बनाई गई थी वो शेल कंपनियों के थ्रू हवाला कर रही थी, रियल बिजनेस जो था वो नहीं था। 16.38 करोड़ जो है इंडक्ट किया गया था इन 4 शेल कंपनीज में 2015 से लेकर 2016 के बीच में। यह सीबीआई का आरोप था। ईडी के बिना पर, ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के बिना पर यह केस जो है वो रजिस्टर किया था। अप्रैल में उन्होंने जैन और उनके जो परिवार वाले हैं और जो उनके संबंधी हैं उनकी जो संपत्ति है वो जब्त भी की थी। और इस मामले में ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका हिरासत में लेना बहुत जरूरी था और हिरासत में उनसे अब पूछताछ जो है वो की जाएगी। लेकिन जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जैसा कि आप भी कह रही थी कि हिमाचल का चुनाव आ रहा है, उससे पहले पंजाब के चुनाव से पहले भी इस बात की सुगबुगाहट थी कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि वो हिमाचल के प्रभारी हैं, 3-3 दिन वो हिमाचल में रहते हैं, आपका संगठन वहां पर खड़ा कर रहे हैं, इसलिए सेंटर ने ये जो कार्रवाई है अभी की है, ऐसा आपका कहना है। जया जी, नीता, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह का मामला जो दर्ज किया गया है शेल कंपनीज वाला, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, इसमें अमूमन कितनी सजा का प्रावधान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो कई नेता कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला है और वो जल्द बाहर आ जाएंगे। ये सजा तो बहुत दूर की बात है अदिति। अभी तो पहले केस जो है वो कोर्ट में गया है, आज जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड ली जाएगी, फिर इन आरोपों के ऊपर बहस की जाएगी। सीबीआई ने इस मामले में हालांकि 12 दिसंबर को 2018 में आरोप पत्र दायर किया था, अभी कुछ दिन पहले क्लोजर रिपोर्ट भी दायर की है। तो इसके ऊपर अभी एक लंबी बहस जो है वो होगी, पॉलिटिकली इस मामले को जो है खींचतान होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मामला है तो 7 साल तो मिनिमम सजा होती ही है, लेकिन वो बहुत लंबा केस जो है वो चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ अपनी तरफ से अपने आप को सही बताने की कोशिश करेंगे। अदिति, बहुत शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। आज सत्येंद्र जैन की पेशी होने जा रही है, फिर देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने श्रीनगर में पूछताछ के लिए आज बुलाया है। उन्हें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी जो वित्तीय अनियमितता है उसके मामले में समन किया गया है। दिसंबर 2020 में ईडी ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ 86 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया था। जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के बहाने एक और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को टिकट न देकर उनकी बीजेपी के साथ करीबी होने की सजा दी है, ये सवाल उठ रहा है। वहीं फिलहाल उनके अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं मनीष कुमार की रिपोर्ट।
सोमवार सुबह से ही मीडिया वालों का इस तरह का जमावड़ा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के घर के बाहर नजर आया। लोग उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिंह निकले और कहा कि टिकट ना मिलना सजा नहीं है। हमको कह लो सजा देंगे, हमारे नेता तो हमारा अच्छा करने के लिए कर देंगे ना। हालांकि इस्तीफे को लेकर सिंह ने फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ दिया, जबकि नीतीश ने कहा फौरन इसकी जरूरत नहीं है। तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी। नहीं तो अभी तो टेनियर है ना, ये तो चुनाव समय के पहले न हो रहा है। वो तो जब तक उसका समय है तब तक के लिए तो है ही ना, तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है। लेकिन भले ही नीतीश ये दावा करे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आरसीपी सिंह ने चलते चलते ये बता दिया कि नीतीश भविष्य में भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते, जो नीतीश को अच्छा नहीं लगा होगा। जो लोग भी आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री को कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में। हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20। अभी हमें 16। तो नाम लिखाना थोड़ा बॉस का नाम कितना बढ़िया निकल जाएगा। आरसीपी सिंह को टिकट से बेदखल कर अगर आप सोच रहे हो कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया है, तो ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी हर वो कदम उठाएगी जिससे बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार की पकड़ और कमजोर हो। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बिहार की सियासत के बाद अब समझने की कोशिश करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, जहां 6 राज्यसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 5 सीटों पर जहां उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाएंगे, तो वहीं 1 सीट के लिए शिवसेना प्रत्याशी के सामने बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जिसके बाद अब इस सीट को लेकर सियासत काफी गर्मा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी को मिले टिकट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी की ओर से जिन 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा, उनमें से 2 सीट पर बीजेपी की जीत तय है। लेकिन बीजेपी ने शिवसेना प्रत्याशी संजय पवार के सामने धनंजय महाडिक को मैदान में उतारकर तीसरी सीट पर नजर जमा ली है। जो विश्वासघात शिवसेना ने किया, हमारे बलबूते पे जो आमदार चुन के लाए, लेकिन हमारी युति के साथ जो विश्वासघात किया, उसका फिर एक बार जवाब देने का मौका इस राज्यसभा के चुनाव में आएगा। नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी कंफर्टेबली हैं और मुझे लगता है किसी प्रकार का संदेह किसी के मन में रहने की जरूरत नहीं है। खरीद फरोख्त का तो कोई विषय नहीं है, हम तो करते नहीं है। अगर उनको डर लगता है तो उनका कैंडिडेट वापस ले ले वो, क्योंकि हमारा तो चुन कर आने वाला, हमारे 3 थे, हम वापस 3 भेज रहे हैं हमारे। बीजेपी की ओर से 3 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है, जिसका जवाब एनसीपी की ओर से सोमवार के दिन ही राज्यसभा का पर्चा भरने वाले प्रफुल्ल पटेल और संजय राउत ने दिया। हर पार्टी अपना अपना दावा करेगी, उसमें कोई मुझे उसमें उतरना नहीं है। सिर्फ मैं तो आंकड़ेवारी के आधार पर कह रहा हूँ कि आंकड़ेवारी बहुत स्पष्ट है। महाविकास आघाड़ी के पास जितने वोट चाहिए जीतने के लिए हमारा उम्मीदवार वो हमारे पास है, पूरा गणित हुआ है। लेकिन इस चुनाव में अगर कोई ये मानता है कि यहाँ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स भी वोट डाल सकते हैं, तो मुझे मालूम नहीं। इस बीच कांग्रेस की ओर से मशहूर शायर और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस के बीच ही मतभेद सामने आते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता नगमा मोरारजी ने ट्वीट कर पूछा कि आखिर उनकी जगह इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट क्यों दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और राज्यसभा प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। कांग्रेस एक डेमोक्रेसी पार्टी है, कांग्रेस में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। जो किसी के ट्वीट का आधार लेकर आप बात करते हो तो सबको लगता है कि मैं इनसे अच्छा था, मुझे मौका मिलना चाहिए था। लेकिन हाईकमांड को, जिसका चुनाव हाईकमांड ने किया है, उस बात को सबने मान्य किया है। यहाँ अंदरूनी बाहरी का कोई मसला ही नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस की मुखिया ने, हमारी नेता सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो तय किया वो सबको मान्य है और पूरी पार्टी एकजुट खड़ी है। उनका बधाई का ट्वीट देखा आपने, जो उन्होंने सारे प्रत्याशियों को बधाई देने वाला, वो ट्वीट देखिए।
महाविकास आघाड़ी का कहना है कि आंकड़े उनके पास हैं और 6 में से 4 सीटों पर उनकी जीत होगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में ऐसे कई हैं जो अपने प्रत्याशी से नाराज चल रहे हैं और शायद इसी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने 6ठे सीट के लिए अपना एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है। लेकिन क्या इसका असर वाकई में मतदान के दिन पड़ेगा, ये देखना काफी अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। यूपीएससी के नतीजे कल घोषित हो गए, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी। दिल्ली की श्रुति शर्मा ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं दूसरे स्थान पर रहीं अंकिता अग्रवाल और तीसरे स्थान गामिनी सिंघा ने हासिल किया। टॉप 10 में 4 लड़कियां हैं और हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने टॉपर श्रुति शर्मा से बात की, जो बता रहे हैं आईएएस बनने के लिए, उस एग्जाम को पास करने के लिए यूपीएससी के टिप्स दे रहे हैं। आइए आप भी सुनिए। श्रुति, यूपीएससी में सफल होना अपने आप में बड़ी बात होती है, टॉप करना। हाँ जी, तो बहुत ही खुशी है, साथ साथ में मुझे पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये हो चुका है, बट मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ कि ये पॉसिबल हो पाया। पढ़ाई लिखाई का जो आपका रहा सिलसिला, आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, अगर दर्शक उसको समझना चाहें? मेरी स्कूलिंग मैं दिल्ली में ही पढ़ी हूँ, तो 5th क्लास तक कैम्ब्रिज प्राइमरी स्कूल था, फिर सरदार पटेल विद्यालय से मैंने अपनी 12वीं की। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद जेएनयू में मैंने एमए हिस्ट्री में दाखिला लिया था, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाई। जामिया से आरसीए में मैंने गाइडेंस के लिए, यूपीएससी के लिए वो लिया। अभी मैं इनफैक्ट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपना एमए सोशियोलॉजी भी कर रही थी, पर अब शायद वो बीच में रुक जाएगा। ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था? हाँ जी। तो पहले अटेम्प्ट में कुछ कमी रह गई थी? वो फॉर्म में कुछ इशू हो गया था कि हिंदी का मतलब मेरा मीडियम इंग्लिश होना था, पर वो हिंदी हो गया था किसी तरह से, टेक्निकल या जो कुछ भी, तो जिस वजह से मुझे अपना मेंस एग्जामिनेशन हिंदी में लिखने पड़े थे, तो उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया था 1 नंबर से। टॉपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आने वाले वक्त में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? घंटे कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है? घंटे तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, घंटे काउंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन घंटे पढ़ रहे हो उसमें क्वालिटी ऑफ पढ़ाई कितनी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाकर सोर्सेज लिमिटेड करके पढ़ाई करनी चाहिए। बुक्स के अलावा और कुछ सहारा? मैं अपनी खुद के नोट्स और अखबार और प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, वो मुझे हेल्प किया। बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का शव अस्पताल से उनके घर ले जाया जा रहा है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिद्धू का जन्म मानसा के मूसा गांव में हुआ था और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। परिवार आखिरकार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। इससे पहले न्यायिक जांच की मांग को लेकर परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। आज अंतिम संस्कार माना जा रहा है कि दोपहर तक हो जाएगा। कल उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ है। ये पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई, उसमें यह बताया गया है कि सिद्धू मूसेवाला के शरीर में करीब 2 दर्जन गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक गोली उनके सिर में भी लगी है। साथ ही उनके शरीर के अंदरूनी अंगों में भी चोट के निशान हैं और यही अंदेशा है कि ज्यादा खून बहने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। वहीं विसरा के नमूने को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। अब तक इस मामले में उत्तराखंड से 6 संदिग्धों को पकड़ा गया है। पंजाब से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। राज्य सरकार ने हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने ली है। और इस मामले में एक के बाद एक कभी कई बातें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो मानसा के अस्पताल से सिद्धू मूसेवाला का जब पार्थिव शरीर ले जाया गया तो इस तरह की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी यहाँ पर और एक तरह से गाड़ियों के काफिले में उनको ले जाया गया है। उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, क्योंकि बहुत ही जाना माना वो चेहरा रहे। बहुत कम उम्र उनकी थी और उनके गाने जो थे वो बहुत मशहूर थे और परिवार वाले जो हैं वो बेहद इस वक्त शोक में हैं। मातम वहाँ पर पसरा हुआ है और परिवार वाले बार बार ये कह रहे थे कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन अब न्यायिक जांच की बात के बाद वो राजी हो गए हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरा जो घटनाक्रम है वो चल रहा है। मुकेश, कितनी देर लगेगी सिद्धू मूसेवाला के शव को अस्पताल से उनके घर तक पहुँचने में और किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि भारी भीड़ दिखाई दे रही है?
देखिए, जो सिद्धू मूसेवाला का शव है वो अपने घर पहुंचने को है, बहुत नज़दीक है घर के, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वहां पर मैनेज कर पाना सबको बहुत मुश्किल हो पा रहा है। कल भी हमने देखा कि कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। हमको भी उनके घर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमने भी एक अलग रास्ता लिया है क्योंकि जो मेन रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, तो हम किसी और रास्ते से उनकी घर की तरफ जा रहे हैं और हम उनके गांव के ही बेहद नज़दीक हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि गाड़ियां जो हैं काफ़ी पहले से ट्रैफिक पुलिस ने रोक दी हैं और लगातार जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं। पंजाब में उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर से युवा उनके गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए पंजाब के कोने कोने से तमाम जो युवा हैं या दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि मूसे गांव है जहाँ के वो रहने वाले हैं, उस गांव में पूरा जो गांव का इलाका था वो पूरा भरा हुआ था। खेतों में लोग खड़े हुए थे, घर के अंदर भारी भीड़ थी और पैर रखने की जगह नहीं थी। तो लगातार लोग आते जा रहे हैं। अभी कुछ देर में उनका शव उनके घर पहुंचने वाला है। उसके बाद जो पार्थिव शव है उसके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग बारी बारी से आएंगे। उनके शव को घर के आंगन में रखा जाएगा और करीब 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो लगातार लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। उनका जो पोस्टमार्टम हुआ है वो 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कल किया था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के घर वालों ने ये मांग की थी कि डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करे और दूसरी मांग ये थी कि इस मामले की न्यायिक जांच हो। इन दोनों मांगों को पंजाब सरकार ने कल मान लिया था और 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में ये जानकारी मिली है कि सिद्धू मूसेवाला को करीब 24 गोलियां मारी गई हैं, जिसमें एक गोली उनके सिर में मिली है अटकी हुई, जिसको निकाल लिया गया था और ज़्यादा खून बहने से उनकी मौत हुई। उनका जो बिस्रा है वो आगे की जांच के लिए भेज दिया है। तो लगातार यहाँ घर के आसपास लोगों का तांता लगा हुआ है और जिस तरह की भीड़ बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए पंजाब पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। जी मुकेश, क्या कुछ बड़े लोगों के भी यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात कही जा रही है? कोई जानकारी इस बारे में मिल रही है? क्योंकि हमने देखा था कि हत्या की खबर मिलने के बाद कई लोग जो हैं, नेता जो हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे थे। देखिए, बिल्कुल कल बहुत सारे नेता सिंगर्स उनके घर में आ रहे थे। जो प्रताप सिंह बाजवा हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के, कल वो भी यहाँ पर आए थे। उनके घर में आने के बाद फिर वो एक प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हुए थे। काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट मार्च था जो रात के वक्त निकाला गया था। तो लगातार जो वीआईपीज हैं उनके भी आने का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। कई सिंगर हैं पंजाब के जो उनके दोस्त हैं, वो भी लगातार आ रहे हैं। उनके परिवार के लोग हैं, गाँव के लोग हैं और पंजाब के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। तो यही माना जा रहा है कि जब 12 बजे का वक्त होगा, जब उनका अंतिम संस्कार होगा, तब यहाँ पर हजारों की भीड़ इकट्ठा होगी। हालांकि सुबह से ही बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसीलिए जो पंजाब पुलिस है वो अलर्ट पर है और लगातार पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगरानी बनाए हुए है। बड़ी संख्या में अस्पताल से लेकर घर तक सुरक्षा तैनात है। कल हमने देखा कि रात के वक्त पुलिस मानसा के आसपास तमाम चौराहों पर, तमाम जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी कि कहीं कोई संदिग्ध यहां से ना जा रहा हो। कई बार हमारी गाड़ी को भी रोका गया और चेक किया गया। तो पंजाब पुलिस अभी फिलहाल अलर्ट पर है क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है और एक पंजाब के बड़े सिंगर को मारा गया है। उसके बाद से जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में पंजाब पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। बिल्कुल मुकेश, आपने ये अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी दी, पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी दी। यहाँ पर जो उत्तराखंड से 6 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है उस बारे में भी बताया, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने पीछा करके उनको पकड़ा है, वो भागने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, उत्तराखंड के देहरादून से दरअसल पंजाब पुलिस को टिप मिली थी और उसी बेस पर 2 गाड़ियों का पीछा कर रही थी वो, और इसके बाद पंजाब पुलिस और जो उत्तराखंड की एसटीएफ है उसके ज्वाइंट ऑपरेशन के से 2 गाड़ियों को रोका गया और उसमें
6 संदिग्ध पकड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें एक जो शख्स है वो हत्याकांड में लॉजिस्टिक मुहैया कराने में उसका हाथ है। हालांकि पंजाब पुलिस ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद से क्या कुछ हो रहा है, कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या कोई सुराग मिला है शूटर्स का, इसके बारे में अब तक कोई ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी दी जा रही है। पुलिस का कहना यह है, जो एसआईटी जांच कर रही है, कि हमारे पास काफ़ी अहम लीड हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, और बहुत जल्दी ही इस पूरे जो हत्याकांड हुआ है इसका खुलासा होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन जो 2 बड़े गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, इन दोनों ने पहले ही ये मान लिया है कि उन्होंने हत्या को अंजाम दिलवाया है। तो कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई इस केस का मुख्य आरोपी है जो कहा जा रहा है। लेकिन शूटर्स कौन कौन से थे, क्योंकि जो 2 गाड़ियों में सवार लोग आए थे उनमें 8 से 10 लोग उसमें सवार थे। तो ये लोग कहां से आए थे, इनको हथियार कहां से मिले, पैसा कहां से लेकर अभी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस जो पूरा हत्याकांड है इसकी साजिश तिहाड़ जेल और कनाडा में रची गई। तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई, जबकि कनाडा में गोल्डी बरार, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची है और इन्हीं के गैंग के शूटर्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। और फिलहाल लेकिन इस पूरे जांच के बाद भी, 3 दिन की जांच के बाद भी अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है। बिल्कुल मुकेश, आपने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई ने पटियाला कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। मुकेश, आपको जानकारी है उस बारे में भी कि वो कह रहा है कि पंजाब पुलिस के हवाले ना किया जाए, नहीं तो उसका एनकाउंटर हो जाएगा। वो ये डर जाहिर कर रहा है। मुकेश से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई हैं जिसने पटियाला हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कि उसे पंजाब पुलिस की हिरासत में ना भेजा जाए। मकोका के केस में वो तिहाड़ जेल में बंद है और यहाँ पर ये उसका कहना है कि उसे पंजाब पुलिस जो है उसका एनकाउंटर कर सकती है, इसलिए उसका मामला जो है वो यहीं पर सुना जाए, उससे पूछताछ जो है वो यहीं पर किया जाए, तिहाड़ जेल में ही की जाए। तस्वीरें अभी हम आपको ये भी दिखा रहे थे कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला के लिए जो भीड़ उमड़ी है वो इतनी ज़्यादा है कि उनके घर तक पहुंचने का जो रास्ता है, मेन जो रास्ता है, उसे ही बंद करना पड़ा। तो अलग अलग रास्तों से यहाँ से निकल कर जाना पड़ रहा है जो मीडिया है उसको भी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उनको देखने के लिए, और उनके फ़ैन फॉलोइंग जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ इकट्ठी होने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनके परिवार की स्थिति, भारी पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो आज 12 बजे के करीब माना जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है वो है लॉरेंस बिश्नोई, और उसने याचिका दाखिल की है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में, और उसमें यह कहा गया है कि पंजाब पुलिस की हिरासत में उसे ना भेजा जाए। ये उसने याचिका दाखिल की है। उसने ये आशंका, ये डर जाहिर किया है कि पंजाब पुलिस जो है उसका एनकाउंटर कर सकती है। मकोका केस में तिहाड़ जेल में लॉरेंस इस वक्त बंद है और वो बार बार यही बात कह रहा है कि उसके जो पूछताछ जो भी करनी है वो तिहाड़ जेल में ही आके की जाए। तो इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये पहले से ही गैंगस्टर है और कई आरोपों में ये जेल में बंद है, तो क्या इस तरह की याचिकाओं का होता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष, ये जो जब इस तरह के गैंगस्टर जो ये याचिकाएं देते हैं, इनको किस तरह से तकनीकी रूप से देखा जाता है और क्या अमूमन होता है इस तरह के मामलों में जब ये याचिका दाखिल की जाती है कि उन्हें वहां ना भेजा जाए या उनसे यही पूछताछ कर ली जाए? मकोका के केस में बंद है, यानी सिंडिकेट चलाने के और बहुत सारे अपराध करने के मकोका के केस में वो बंद है। पटियाला हाउस कोर्ट में उसने एक अर्जी कल लगाई थी और कहा था कि पंजाब पुलिस उसको रिमांड पर लेना चाहती है, उसे रिमांड पर ना भेजा जाए, एनकाउंटर की आशंका भी जताई थी। और साथ ही कहा था कि अगर पंजाब पुलिस को उससे पूछताछ करना चाहती है तो वो तिहाड़ में आकर फिजिकली पूछताछ कर सकती है, या फिर कोर्ट अगर ऐसी व्यवस्था कर दे कि उसको सिक्योरिटी मिले और अच्छी तरह से उसके साथ बर्ताव हो तो कोर्ट आगे बढ़ सकेगी। इस तरह की प्रार्थनाएं उसने लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने सुना नहीं है इस केस को, क्योंकि यहाँ पर एक कानूनी पेच है कि अगर पंजाब की कोई अदालत प्रोडक्शन वारंट जारी करती है तो दिल्ली की निचली अदालत उसको कैसे रोके, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर
अब जो उसके वकील कह रहे हैं लॉरेंस के कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल कोई राहत नहीं है, कोई रियायत नहीं है, और इस तरीके से अगर किसी दूसरी पुलिस के केस में वांटेड है और लोअर कोर्ट प्रोटेक्शन वारंट जारी करती है तो दूसरे स्टेट की लोअर कोर्ट उस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, उस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। तो फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या ये लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में इस तरह की मांग करेंगे और हाई कोर्ट क्या रियायत देगा। आमतौर पर जिस तरीके के केस हैं, मकोका का जो केस है वो काफी गंभीर इसलिए होता है कि एक सिंडिकेट चलाने का ये केस होता है जिसमें कम से कम 2 चार्जशीट 10 साल में फाइल हुई हो। तो लिहाजा मकोका का ये केस है, एक सिंडिकेट चलाने का आरोप है और ऐसे आरोपी जिसके ऊपर कई राज्यों में केस हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और इतने संगीन जो एक हत्या हुई है 29 मई को उसका आरोपी है। तो क्या कोई अदालत कोई राहत कोई रियायत ऐसे मामले में किसी गैंगस्टर को दे सकती है, ये बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे कि जिस तरह से आशीष कह रहे हैं कि क्या किस तरह की कोई रियायत किसी गैंगस्टर को जिसके ऊपर मकोका जैसा मामला दर्ज हो उसे दी जाएगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मानसा के अस्पताल से सिद्धू मूसेवाला का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर मूसा गांव में ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। और भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर है। लोगों को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से, और कहीं ना कहीं कई सवाल जो हैं वो राज्य सरकार पर भी उठा रहे हैं। और कई बड़ी हस्तियां भी इस मामले में आगे आकर बोली हैं। इस पूरे मामले पर पंजाब के जो मशहूर गायक हैं दलेर मेहंदी, उन्होंने कहा है कि उन्हें पहले से ही धमकियां मिल रही थी, ऐसे में किसी सरकार को दोष देना ठीक नहीं होगा। इसमें हम लोग जो मर्जी अटकलें बनाते जाएं, स्टोरियां बनाते जाएं, और हाँ उनको ये पता लगा कि उनको काफ़ी धमकियां मिलती थी, उनके पीछे काफ़ी थ्रेटन होता था। तो ये भी बड़ा दुखदाई हुआ उनको देखकर कि वो अपने घर से अकेले एक बहुत सिंपल सी गाड़ी में निकल गए, जो है भी 2 डोर गाड़ी है, ना जल्दी आदमी उसमें से जल्दी भाग सकता है, ना निकल सकता है, ना कुछ एक्शन कर सकता है। तो उनको ऐसे अकेले 2 लोगों के साथ भी जाना, मुझे लगता है कि क्या वजह रही कि वो निकल के चले गए। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसमें किसी को ब्लेम या दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट होती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। कल सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए के फर्जी लेन देन का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे उत्पीड़न की कार्रवाई बताया है और साथ ही ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सत्येंद्र जैन उसके प्रभारी थे, इसलिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला के कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये एक बेबुनियाद फर्जी निराधार केस है। अपने स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी को फर्जी मामले का नतीजा बताते हुए आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सत्येंद्र जैन हिमाचल के प्रभारी बनाए गए थे, इसलिए उनके खिलाफ चुनावों से पहले बीजेपी सरकार ने ये कार्रवाई की। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि 8 साल से ऐसा फर्जी केस चलाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने लिफाफा कंपनियों की मार्फत 4.81 करोड़ का संदिग्ध लेन देन किया, जिससे संपत्ति खरीदी गई। मामला 2018 का है, जिसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया है। उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, कायदे से जैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला कारोबार के अपराध में आज गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं ईमानदार? केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं ईमानदार? क्यों कर रहे थे हवाला कारोबार
और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हवाला कारोबार करने का ये मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो इनको सह दे रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी भी नैतिकता के तहत इस्तीफा देने की सोचेंगे? पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में अपने ही मंत्री को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करवाने वाली आप दिल्ली में घिरी हुई है। जाहिर है वह इस आरोप से आक्रामकता के साथ लड़ रही है। इस बीच फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्र सरकार विरोधियों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल सत्येंद्र जैन को यहीं ईडी के दफ्तर में रखा गया है, जो ईडी का मुख्यालय है यहीं पे रखा गया है और पूछताछ के लिए उन्हें पहले भी कई बार बुलाया गया था। ये बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 बार पहले पूछताछ हो चुकी है और आज जब पूछताछ के लिए बुलाया गया दिन के वक्त में करीब 11-12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, तो शायद ईडी के अधिकारियों को लगा होगा कि जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है, गिरफ्तारी की बात ईडी ने कही है और फिलहाल सत्येंद्र जैन को यहीं पे रखा गया है। और हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा जुड़ गई हैं हमारे साथ। नीता, एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो गया है कि जो केंद्र सरकार है वो विरोधियों को रोकने के लिए जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्या इस मामले के तकनीकी पहलू हैं और ये किस तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार ये आरोप भी लग रहे हैं कि काफी पुराना मामला है ये। नीता, आप सुन पा रही हैं? नीता, आपको आवाज आ रही है हमारी? नीता से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको बता दें यहाँ पर सीबीआई का जो केस दर्ज था उसके आधार पर यह मामला आगे बढ़ा। शेल कंपनियों से लेन देन का आरोप यहाँ पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर लगा हुआ है। 2018 का यह मामला था और इसके पहले खुद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो इसी साल जनवरी में ये बात कह चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उनको ये खबर मिली है, उनको ये पता चला है कि ईडी कभी भी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। और पंजाब चुनाव से पहले ये बात बार बार निकलकर सामने आ रही थी और उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिनों में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है। हम एक बार फिर रुक कर रहे हैं हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा का। नीता, बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्र सरकार अपने विरोधियों को रोकने के लिए सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। इस मामले के अगर तकनीकी पहलू में आप जाएं तो कहां स्टैंड करते हुए पाती हैं आप इस केस को, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पुराना मामला है। आदिति, ये जो ईडी और सत्येंद्र जैन के बीच का मामला है ये एक लीगल लड़ाई है जो कानून कोर्ट में लड़ी जाएगी, लेकिन दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपना अपना हवाला दे रहे हैं। जहाँ तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल है, वो सीबीआई के केस के आधार पे उसने ये मामला दर्ज किया था। उन्होंने अप्रैल में उनकी 4 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है वो जब्त भी की थी। ये भी आरोप लगाया था कि न सिर्फ सत्येंद्र जैन बल्कि उनके परिवार वाले संबंधी जो हैं उनका भी रिश्ता था इस हवाला कारोबार से। सीबीआई ने इसी महीने मई में एक क्लोजर रिपोर्ट भी जमा की है कोर्ट में। तो ये सभी बातें जो हैं वो कोर्ट में लड़ी जाएंगी। सही बात ये भी है कि आज न सिर्फ सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है, बल्कि एक और विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके खिलाफ भी जो एक केस है वो एक जेके क्रिकेट एसोसिएशन वाला, उसके खिलाफ भी उन्हें आज समन किया गया है। तो विपक्ष का ये दावा कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, केंद्र सरकार जो है वो उन्हें विपक्षियों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करती है, तो ये विपक्ष अपनी तरफ से एक जो है एक नैरेटिव बना रहा है और इस नैरेटिव का आधार भी है। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है जब मुंबई में विपक्ष को टारगेट किया गया हो, पंजाब में विपक्ष को टारगेट किया गया हो, लेकिन एजेंसी का कहना है क्योंकि उनके पास सबूत होते हैं, क्योंकि ये लोग सही तरीके से अपना जवाब सामने नहीं दे सकते हैं। जैसे सत्येंद्र जैन से कई बार पूछताछ हुई लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो उनका पैसा था, जो उनके ऊपर आरोप थे, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो शेल कंपनीज के बारे में उनसे पूछताछ की गई उसके बारे में वो उन्हें समझा नहीं पाए, और क्योंकि वो हिरासत में लिए जाना उनको ज़रूरी था, क्योंकि तभी उनसे वो सही तरीके से पूछताछ कर सकती है। यही वजह है कि उन्हें अब हिरासत में लिया है। अब जो बाकी की लड़ाई है इसके आगे की, जहाँ तक सत्येंद्र जैन का सवाल है, वो अब कोर्ट में लड़ी जाएगी। अदिति।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनीता, आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है और उसके बाद ये लड़ाई जो है वो कोर्ट में लड़ी जाएगी। और आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। आगे बढ़ रहे हैं, जिस बात का जिक्र अनीता शर्मा भी कर रही थी कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, उनको ईडी ने श्रीनगर में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा ये मामला है जिसमें फारूक अब्दुल्ला पर वित्तीय अनियमितता के मामले में उन्हें समन किया गया है। दिसंबर 2020 में ईडी ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ 86 लाख की संपत्ति को जब्त भी कर लिया था। अब आज देखते हैं कि पूछताछ के बाद इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। और अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं बनाया है मुस्लिम को उम्मीदवार। अब तक 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है और बीजेपी के जो 3 मुस्लिम सांसद हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम और एमजे अकबर, उनका कार्यकाल जून से जुलाई के बीच में खत्म हो रहा है और इन तीनों मुस्लिम सांसदों को दोबारा उम्मीदवार भी नहीं बनाया जाना है। नकवी 6 महीने में सांसद नहीं बने तो उनका मंत्री पद जाना भी तय लग रहा है। उन्हें रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार बनाने की चर्चा चल रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, यहाँ पर आज आखिरी तारीख है नामांकन की। सबसे बड़ी पार्टी ये है, लोकसभा में पहले ही कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, मुस्लिम सांसद जो है वो नहीं है। ऐसे में अगर राज्यसभा में भी किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो फिर वही आरोप लगेगा कि आप अल्पसंख्यकों को किनारे कर देते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। निश्चित तौर पर, और जितनी बड़ी आबादी है देश में, करीब 13% मुस्लिम हैं और किसी मुस्लिम को सांसद नहीं बनाना निश्चित तौर पर ये कई तरह के सवाल खड़े करेगा। यही कारण है कि जब बीजेपी का कोई लोकसभा में सांसद मुस्लिम जीत करके नहीं आ पाया था, आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें जम्मू कश्मीर में, लक्षद्वीप में, पश्चिम बंगाल में उतारे गए थे। हालांकि उनमें से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया था। तब ये सवाल उठा था कि आखिर 303 सांसदों के बीच में कोई मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है। तो इसी के बाद बीजेपी ने राज्यसभा में मनोनीत किया था। एमजे अकबर आए थे, सैयद जफर इस्लाम आए थे और मुख्तार अब्बास नकवी आए थे। लेकिन तीनों का ही राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बीजेपी ने जो 22 उम्मीदवार अभी तक घोषित किए, इनमें से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। तो साफ तौर पर राज्यसभा में बीजेपी की ओर से कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं रहेगा, ये अब स्पष्ट हो गया है। हालांकि इसमें एक बात जरूर है, वो ये है कि राष्ट्रपति को अभी 7 सांसदों को मनोनीत करना है अपने कोटे से। हो सकता है कि बीजेपी किसी प्रबुद्ध मुस्लिम नागरिक को राष्ट्रपति के कोटे के जरिए लेकर के राज्यसभा में आए। लेकिन जहां तक मुख्तार अब्बास नकवी का प्रश्न है, वो बीजेपी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो मंत्री थे और इस बार भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन अब उनका मनोनयन नहीं होना, उम्मीदवारी उनकी नहीं होनी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि बीजेपी सूत्र ये कह रहे हैं कि रामपुर में, जहां पर कि आजम खान के इस्तीफा देने से लोकसभा की सीट खाली हुई है, बाई इलेक्शन चुनाव आयोग की ओर से घोषित कर भी दिया गया है, वहां पर नकवी को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो एक रास्ता नकवी के लिए खुला है। लेकिन जुलाई में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके बाद 6 महीने के भीतर अगर वो सांसद नहीं बनते तो उनका जो मंत्री पद है वो चला जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कि जेडीयू के आरसीपी सिंह के साथ हो रहा है। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर ये जो 22 नाम सामने आ गए, क्या लग रहा है अब कोई नया नाम सामने नहीं आएगा? और इन 22 को लेकर किस तरह की बात सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी की यहाँ पर जीत जो है वो साफ दिखाई दे रही है। देखिए, 22 में से 21 की जीत तो पक्की मानी जा रही, क्योंकि बीजेपी के पास इतनी ताकत है। एक नाम जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी ओर से दिया है, पार्टी कोशिश करेगी कि वहां पर चुनाव भी हो रहा है तो इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा करके इनको जिता करके लाए। लेकिन वहां पर शिवसेना ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो इसलिए वहां पर एक कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। राजस्थान में खबर आ रही है कि सुभाष चंद्रा, जो कि उद्योगपति हैं, जो हरियाणा से निर्दलीय सांसद थे, बीजेपी ने उनको समर्थन भी दिया था, वो राजस्थान से निर्दलीय पर्चा भर सकते। तो राजस्थान में भी एक मुकाबला होने की संभावना बन रही है। कर्नाटक में बीजेपी ने लहर सिंह सिरोया, जो कि पूर्व एमएलसी हैं, उन्हें तीसरी सीट से उम्मीदवार बना दिया। तो वहां पर भी अब चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है अगर विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार पर्चा भरता है। झारखंड में तय हो चुका है कि जेएमएम और बीजेपी के एक सांसद आएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की ओर से आज कोई पर्चा नहीं भरा जाता है तो बीजेपी के 8 सांसद वहां से चुनाव जीत करके आ जाएंगे, वहां पर चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव होने की संभावना फिलहाल राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में लग रही है। आज शाम तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, विस्तार से इस तमाम जानकारी को देने के लिए। आपका रुख हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी ने अब तक किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया है, उस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये भी बात आ रही है कि राष्ट्रपति को जिन 7 लोगों को मनोनीत करना है उसमें शायद किसी प्रबुद्ध मुस्लिम को बीजेपी सजेस्ट कर सकती है।
आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पहले जमीयत की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें समान नागरिक संहिता से लेकर मथुरा, काशी और ज्ञानवापी के मसले पर मजबूती से राय रखी गई है। बैठक में अपने भावुक और सख्त दोनों बयानों को लेकर मौलाना महमूद मदनी जो है एक बार फिर से वो सुर्खियों में आए। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने एक बार फिर अपनी राय बेबाकी से रखी है। हमारी सहयोगी निधि कुलपति से उनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। सबसे ज्यादा क्या कचोट रहा है आपको इस समय? बेइज्जती का एहसास, मोस्ट अनफॉर्चुनेट है। क्यों? कौन सा मसला? तमाम मसले हैं सामने। एक मसला नहीं है, बहुत सारे हैं और रेगुलर हैं। अभी 4 रोज पहले वो एक हमारे जैन भाई को सिर्फ इस शुबे में कि शायद मुसलमान है वो बता नहीं पाया बेचारा अपने बारे में, मार दिया गया। अभी वो तो खैर अरेस्ट हो, उनके ऊपर केस हो गया है, नुपुर शर्मा। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता है, आम आदमी नहीं है। ऐसा हो रहा है। ये चैलेंज तो देश का है और इसके बारे में फिक्र नहीं हो रही है देश चलाने वालों को। कल आपने कहा कि भाई जो लोग मुल्क जो हमें कहते हैं हमारा खाना पीना रहना पसंद नहीं है, हमें क्यों कहते हैं, आप ही खुद मुल्क छोड़ के चले जाइए। ये जो एक दलील है या ये विचार है, कैसे आया? ये विचार इसलिए आया कि जब भी कोई बात होती है तो कहते हैं तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा मुल्क है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे और आपके बीच में भी 100 बातों में होगा। कॉमन सिविल कोड को लेकर ही आपके सोचने का तरीका दूसरा है, मेरे सोचने का तरीका दूसरा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा नहीं है कि आप मुझे कह देंगे कि तुम वहां चले जाओ। तो हमने कहा हम तो वो हैं जिन्होंने उस आइडिया को रिजेक्ट किया था। अकेली ऑर्गेनाइजेशन थी और हमारे बुजुर्ग थे, बड़े थे, पुरखे थे, जिन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। तो हमारा मुल्क है, हम क्यों जाएंगे? जो हमें भेजना चाहता हो वो चला जाए, बस इतनी सी बात। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। पिछले 2 घंटे में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं। आपको इन खबरों में से पांच खबरें हम दिखा रहे हैं, जिनमें से एक को आपको चुनना है। तो पहली खबर है, मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार हो रहा है। भारी भीड़ इस अंतिम संस्कार के लिए उमड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी खबर जो है, सिद्धू मूसेवाला का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके को लेकर सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि शरीर में करीब 24 गोलियां मिली हैं और सिर में भी गोली मारी गई है, ये खबर आ रही है। तीसरी खबर, तिहाड़ जेल से भी कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। गैंगस्टर जो है लॉरेंस बिश्नोई, उसने अपने एनकाउंटर का डर जाहिर किया है और पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अगली खबर सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई, जिनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है और इसे हिमाचल प्रदेश चुनाव से जोड़कर बता रही है। और 5वीं खबर, काशी मथुरा को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि काशी मथुरा पर बीजेपी का कोई प्रस्ताव नहीं है, कोर्ट जो भी होगा वो फैसला कोर्ट करेगा। तो आप अपने YouTube चैनल पर जाएं, इन 5 में से एक खबर को चुनें, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।